वैसे तो स्क्रीन प्ले लर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले लिखने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्क्रीन प्ले लिखा जाए। इस कोर्स के अलावा कुछ ऐसी किताबें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप उनको पढ़ें। और ये किताबें ऐसी नहीं है कि बहुत ही ऑब्सक्योर किताबें हैं जो ईजिली अवेलेबल नहीं हैं। ये बहुत ही ईजिली आपको अमेजन पे मिल जाएंगी और आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। और ये वो किताबें हैं जो बार बार बहुत सारे राइटर्स ने, स्क्रीन राइटर्स ने रिकमेंड की हैं, और ये जो रिकमेंडेशन है ये कॉमन रिकमेंडेशंस हैं जो ये लोग बार बार करते हैं। और ये जो किताबें हैं ये फाउंडेशन मानी जाती हैं एक अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर के लिए, कि उनको पढ़ना ही चाहिए ताकि और डिटेल में समझ में आए कि स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होती है। तो अच्छा, ये वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। वैसे तो हजारों किताबें हैं जो स्क्रीन प्ले राइटिंग में, हजारों तो नहीं पर 200, 300, 400 तो होंगी ही किताबें। अब इन सब किताबों में एक प्रॉब्लम यह है कि ये सारी किताबें हॉलीवुड स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हैं, इंडियन स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, क्योंकि इंडियन स्क्रीन प्ले राइटिंग की बहुत सारी किताबें नहीं हैं। एक तो मैंने ही लिखी है जो आपको अमेजन पे मिल जाएगी अगर आप उसे गूगल करोगे मेरे नाम से। तो एक किताब मैंने लिखी है जो इंडियन स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखी है, और बाकी जो किताबें हैं वो सब हॉलीवुड स्ट्रक्चर के हिसाब से है, पर फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। पर मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हॉलीवुड स्ट्रक्चर है वो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता है। फिर भी ये किताबें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किताबें कुछ ऐसे बेसिक फाउंडेशंस को बताती हैं जो मुझे लगता है कि सबको जानना जरूरी है, कि बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, बेसिक स्टोरी राइटिंग क्या होती है, क्या साइकोलॉजी होती है कैरेक्टर्स की, क्या प्लॉटिंग के पीछे रीजंस होते हैं, क्या सीन्स के पीछे रीजंस होते हैं, शॉट्स कैसे डिवाइस होते हैं, वो सारी चीजें जो फिल्म मेकिंग के बेसिक्स हैं वो भी आपको इन किताबों से पता चलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे 10 रिकमेंडेशंस क्या हैं। पहली है विलियम गोल्डमैन की एडवेंचर्स इन द स्क्रीन ट्रेड। ये किताब मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे इस किताब के बारे में नहीं पता था कि ये किताब स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में उतनी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद विलियम गोल्डमैन, जो कि एक बहुत बड़े स्क्रीन राइटर हैं हॉलीवुड के, भुज कैसिडी एंड सनडांस किड जैसी बड़ी फिल्में, मेजर ब्लॉकबस्टर फिल्में इन्होंने लिखी हैं, और मुझे लगता था कि ये किताब पढ़ के मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में पता चलेगा। पर मुझे एक्चुअली उससे ज्यादा कुछ पता चला जो कि साइकोलॉजिकली जिसने मुझे मोटिवेट किया स्क्रीन पे लिखने के लिए। तो इस किताब में एक जो अच्छा, किताब थोड़ी सी इनफेमस भी थी जब ये रिलीज हुई थी, वो इसलिए क्योंकि विलियम गोल्डमैन ने इसमें बहुत ही क्रूडली हॉलीवुड की वो सच्चाइयां भी बताई थी जिसकी वजह से स्क्रीन प्ले राइटर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, या कॉर्पोरेट्स कैसे वर्क करते हैं, या स्टूडियोज कैसे वर्क करते हैं, डायरेक्टर से कैसे डील किया जाए, स्क्रिप्टें कैसे बेचे। तो मुझे लगता है कि पिच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं कि किस तरह से ये अपने स्क्रीन प्ले लिखते थे फिर उनको बेचते थे। इसमें एक बहुत अच्छी जो चीज मुझे लगती है इस किताब में वो ये है कि एडवेंचर ऑफ स्क्रीन ट्रेड जब मैंने पढ़ी थी तो उससे पहले मेरे दिमाग में मुंबई के बहुत सारे लोगों ने ये गलतफहमी डाल दी थी कि जब आप स्क्रीन प्ले लिखोगे तो उसके लिए कोई आएगा और आपको पे करेगा। तो आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सोचना है, बेसिक आइडिया सोचना है। अगर आप किसी को आइडिया सुनाते हो तो प्रोड्यूसर आपको बहुत सारा पैसा देगा, उसके बाद आप स्क्रीन प्ले लिखोगे। पर यह किताब पढ़ने के बाद मेरा वो जो भ्रम था वो दूर हो गया, और मुझे समझ में आया कि अगर आप स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हो देन पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, स्क्रीन प्ले आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में एक प्रोडक्ट है जो कि स्क्रीन प्ले है, आप उसे तभी बेच पाओगे। तो विलियम गोल्डमैन क्या करते हैं कि वो 1 साल में एक स्क्रीन प्ले लिखते हैं, फिर उस स्क्रीन प्ले को वो मार्केट में जाके बेचते हैं। तो एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्क्रिप्ट बेची जाती है वो इस किताब में आप सीखोगे, और बहुत सारी ऐसी क्रूड सच्चाई हैं जो आपको उसमें पता चलेंगे कि स्क्रीन राइटर की पर्सनल जर्नी स्क्रीन राइटर बनने तक और उसके बाद के स्ट्रगल्स की, एक ब्लॉकबस्टर स्क्रीन प्ले राइटर बनने के बाद भी आपको किस तरह से जज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी। बहुत इनफेमस किताब थी ये, इनफेमस इसलिए क्योंकि इसमें वो चीजें बताई थी जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इंडस्ट्री के अंदर की चीजें कोई बाहर भी बताएगा। तो मुझे लगता है मस्ट रीड है, हर किसी को पढ़नी चाहिए किताब, ताकि आपके थोड़े से भ्रम दूर हो सकेंगे स्क्रीन प्ले राइटिंग और कैसे काम करती है। और हॉलीवुड में सब कुछ या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ हंकी डोरी नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं ना कि सब कुछ बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत पैसे मिलते हैं और बहुत ईजी होता है, वैसा नहीं है। तो ये किताब पढ़ के सारी चीजें आपको थोड़ी पता चलती हैं। रॉबर्ट मैकी की स्टोरी सब्सटेंस, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, ये किताब लगभग मुंबई में मैं जिस भी स्क्रीन राइटर के घर पे गया हूँ या ऑफिस में गया हूँ वहां पे मुझे किताब देखी है। मुझे नहीं पता वो किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पर रखी जरूर मिल जाएगी क्योंकि ये किताब बहुत मोटी है और एवरीवन बोस्ट अबाउट इट कि हमने किताब पढ़ी है। और हर कोई आपको रिकमेंड भी करेगा कि रॉबर्ट मैकी की स्टोरी पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में रॉबर्ट मैकी ने स्टोरी, जो सिंपल शब्द है ना, स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, इन सब
सबको डिटेल में समझाया, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाया, बट इट इज अ वेरी इलेबोरेट बुक। इसको जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी 3 से 4 दिन लग गए थे पढ़ते पढ़ते इसको। काफी मोटी किताब है। नॉर्मली मैं बहुत सारी किताबें एक दिन में खत्म कर देता हूँ, पर इसको खत्म करने में मुझे 3-4 दिन लगे थे। कुछ कभी कभी रिपीटेटिव और बोरिंग हो जाती है किताब, क्योंकि सेम चीजें बार बार वो बताते हैं, बट ओवरऑल ये किताब पढ़ने के बाद आपकी थोड़ी सी बुद्धि खुल जाती है और आपकी डेफिनेशंस शब्दों को लेके क्लियर हो जाते हैं कि कौन सी चीज क्या करते हैं, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको स्क्रीन राइटिंग में पता चल जाते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि अगर आप ये किताब पढ़ लेते हो तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले राइटिंग, सबके बारे में एक जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। एक तरह से समरी है स्क्रीन प्ले राइटिंग में, जितनी भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों की ये समरी है। और अगेन जनरलाइजेशन जो सारे राइटर्स करते हैं और जो सारे राइटर्स की कोशिश होती है जो राइटिंग के बारे में बताते हैं, उनका एक थॉट प्रोसेस होता है कि वो ना एक फॉर्मूला खोज के लोगों को बता सकें, क्योंकि सारे स्क्रीन राइटर हमेशा फॉर्मूला खोजते रहते हैं कि कोई एक फॉर्मूला हो सक्सेस का, जिसको फॉलो करके, कोई फॉर्मेट फॉलो करके वो लोग स्क्रीन पे लिखें और स्क्रीन पे सक्सेसफुल हो जाए। तो वो सब खोजते रहते हैं। तो रॉबर्ट मैक्की ने भी उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करी है कि सक्सेसफुल फिल्मों में क्या वर्क करता है, या फिल्में जो सक्सेसफुल नहीं होती हैं उनमें क्या चीजें नहीं वर्क करती हैं, वो सारी चीजें भी इसमें बताई हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, मुझे लगता है पढ़नी चाहिए। काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगता है इस किताब को पढ़ने के बाद, मिलता है मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद, और आपकी थोड़ी बुद्धि खुल जाती है। अब क्योंकि बॉलीवुड में लोग अच्छे रीडर नहीं हैं, अगर आप एक किताब पढ़ लेते हो देन यू विल बी वन ऑफ दोज पर्सन जिससे कभी भी स्टोरी, स्ट्रक्चर या इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसके पास जवाब होगा, और अपने थॉट्स को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। जब आप स्टोरी लिखोगे और स्टोरी के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो आप उस स्टोरी को बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे। ऐसा मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा होता है। इसके बाद एक किताब है राइटर्स जर्नी, जिसे क्रिस्टोफर वॉगलर ने लिखा है। ये किताब जो है, इससे मेरा ताल्लुक काफी साल पहले जब मैं मुंबई नया नया पहुंचा था तब हुआ था, और एक डायरेक्टर थे जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे एक 8 पेज का मेमो दिया था जो क्रिस्टोफर वॉगलर ने लिखा था। जो क्रिस्टोफर वॉगलर ने वॉल्ट डिज्नी में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो अपने जो राइटर्स की टीम थी उनको लिख के भेजा था कि आगे की जो फिल्में जो बना रहे थे वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रखना है। तो ये जो किताब थी क्रिस्टोफर वॉगलर ने उसके बाद ही लिखी, क्योंकि वो मेमो हॉलीवुड सर्किट में बहुत फेमस हो गया। तो एक पब्लिकेशन हाउस ने इनको अप्रोच किया और कहा कि आप इस पर किताब क्यों नहीं लिखते, तो उन्होंने किताब लिखी। वो जो 8 पेज का मेमो था वो उस टाइम मैंने पढ़ा था, मैंने बाद में उसे सर्च करने की कोशिश नहीं करी कि वो कहाँ पे है। आप चाहें तो गूगल करके उसको ढूंढ के पढ़ सकते हैं। पर एक्चुअली क्या हुआ है कि उस मेमो के अलग अलग वर्जन्स बन गए जो क्रिस्टोफर वॉगलर के नाम से है। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वर्जन मिलेंगे उस मेमो के, जो कि कुछ सही है कुछ नहीं है। जैसा कि स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बोस्ट करती हैं ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का, पर वो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने पिक्चर देखकर वो स्क्रीन प्ले लिख दिया है, तो वो एक्चुअल वर्ड्स में नहीं है, जो कि कई बार स्क्रीन प्ले पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ जाता है कि स्क्रीन प्ले वैसा ही एग्जैक्टली चल रहा है जैसी फिल्म बनी है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सेट पे बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो वो समझ में आ जाता है कि स्क्रीन प्ले फिल्म बनने के बाद लिखा गया है, और फिल्म बनने के बाद भी एक स्क्रीन प्ले लिखा जाता है जो पोस्ट प्रोडक्शन स्क्रिप्ट होती है, जो पोस्ट प्रोडक्शन में यूज होती है। फिल्म बनने के बाद एक एडी लिखता है, जो कि बहुत ही प्रिविलेंट है हॉलीवुड में, पर इंडिया में इतनी मेहनत लोग नहीं करते हैं कि फिल्म बनने के बाद एक स्क्रीन प्ले लिखा जाए, पोस्ट प्रोडक्शन स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं। तो एनीवेज क्रिस्टोफर वॉगलर जो थे, इन्होंने जोसेफ कैम्पबेल की हीरो विद 1000 फेसेस पढ़ी थी, जिस किताब ने बहुत सारे डायरेक्टर्स राइटर्स को इंस्पायर किया था हॉलीवुड में और इंडिया में भी, हर जगह इंस्पायर किया था। और जिसमें साइकोलॉजिकली जोसेफ कैम्पबेल ने बहुत अच्छी चीजें बताई थी, जिसमें हीरोज जर्नी में उन्होंने कुछ 17 स्टेजेस बताई थी, एक हीरो की जर्नी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने एक वो मेमो लिखा था बेस्ड ऑन दैट। और उसके बाद इन्होंने ये किताब लिखी राइटर्स जर्नी, जिसमें उन्होंने बताया कि राइटर को किस तरह प्लॉटिंग करनी चाहिए, स्टोरी लिखनी चाहिए, और क्या क्या एलिमेंट्स अगेन वर्क करते हैं, कौन से एलिमेंट्स वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर राइटिंग को एक्सप्लेन करने वाले राइटर का एक एजेंडा होता है, और वो एजेंडा ये होता है कि वो अपने रीडर्स को एक ऐसा फॉर्मूला देना चाहता है कि जिससे वो अच्छे स्क्रीन प्ले लिख सकें। तो वो कोशिश करता है कि वो एनालाइज कर सके कि अच्छी फिल्मों में क्या चीज है ऐसी जो वर्क करती है, और खराब फिल्मों में ऐसी क्या चीज जो वर्क नहीं करती है, क्यों कोई फिल्म फ्लॉप होती है, क्यों कोई फिल्म अच्छी नहीं होती है। तो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीजें हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि राइटर अच्छा स्क्रीन प्ले लिखता है और डायरेक्टर उसको फकअप कर देता है, तो वो उतना अच्छा निकल के नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है कि राइटर खराब स्क्रीन प्ले लिखते हैं और डायरेक्टर उस स्क्रीन प्ले को बहुत अच्छे से शूट करता है, ट्रीट करता है, और वो पिक्चर बहुत अच्छी बन के निकल आती है। तो ये किताब भी मस्ट रीड है
फॉर राइटर्स, बिकॉज ये एक ऐसे आदमी के द्वारा लिखी गई है जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस था फिल्म मेकिंग का। और दिस इज वन ऑफ दोज गाइस जो ऑफिस में शुरुआत के दिनों में जब इन्होंने जॉब ज्वाइन करी थी तो क्रिस्टोफर वॉगलर के पास काम था कि वो दिन भर बैठ के स्क्रिप्ट ही रीड करते थे। तो एक जॉब होती है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में, धर्मा में भी है, यशराज में भी है, जहाँ पे राइटर्स को पैसे मिलते हैं स्क्रिप्ट रीड करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने के। तो जो स्क्रीन प्ले आप सबमिट करते हो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में तो वो किसी ऐसे रीडर को दी जाती हैं जो खुद भी राइटर होता है और वो पढ़ के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताता है और बताता है कि ये पिक्चर फिजिबल है या नहीं बनने के लिए। तो एक जनरल आइडिया देना होता है। सो ऐसे में जो रीडर्स होते हैं वो अक्सर दिन में 5 से 6 स्क्रिप्टें पढ़ते हैं। तो उसमें क्रिस्टोफर वॉगलर ने बहुत स्क्रिप्टें पढ़ी थी और उसके बाद इनकी जॉब बहुत ऊपर तक गई, बहुत सीनियर हुए एंड ही प्रोड्यूस सम ऑफ द मेजर हॉलीवुड प्रोडक्शंस। सो पढ़िए इस किताब को। सिड फील्ड की स्क्रीन प्ले ये एक ऐसी किताब है, द फाउंडेशन ऑफ स्क्रीन राइटिंग, जो मुझे लगता है कि हर स्क्रीन राइटर ने पढ़ी है, हर कोई इसको रिकमेंड करता है। और इसके पीछे कारण यह है कि सिड फील्ड गुरु माने जाते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग के, टीचिंग के। मतलब इन्होंने ऐसी कोई बहुत मेजर ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं लिखी हैं, बट इन्होंने जो रूल्स बताए हैं, जो कई लोग उससे एग्री करते हैं, कई लोग उससे एग्री नहीं करते हैं, पर उसके बाद भी वो रूल्स वर्क करते हैं। शुरुआत में जब मैंने ये किताब पढ़ी थी और इसके क्रिटिसिज्म्स भी पढ़े थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किताब शायद बहुत ही सुपरफिशियल है और ये वर्क नहीं करते हैं उस तरीके से। पर एक्चुअली ओवर द टाइम मुझे समझ में आया कि सिड फील्ड की स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत ही प्रैक्टिकल मैनुअल है स्क्रीन प्ले राइटिंग की। मुझे लगता है कि शुरुआत अगर आपको स्क्रीन प्ले राइटिंग बुक्स की करनी है तो इसी किताब से करनी चाहिए। चाइना टाउन एक ऐसी किताब है जिससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। रॉबर्ट टाउन का स्क्रीन प्ले, जिसको सिड फील्ड मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले है जो कभी अभी तक लिखा गया है, और है भी एक्चुअली काफी अच्छा स्क्रीन प्ले। तो उसके थ्रू भी काफी कुछ ये बताने की कोशिश करते हैं सिड फील्ड की कैसे स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो चाइना टाउन के स्क्रीन प्ले के आपको बहुत सारे पोर्शंस इसमें मिलेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। थेल्मा एंड लुइस का भी इन्होंने कई किताबों में एग्जाम्पल दिया है, टर्मिनेटर 2 का दिया है, और भी ऐसी काफी किताबें हैं। पर जो प्रीडोमिनेटली स्क्रीन प्ले जिसको लेके ये फाउंडेशन लेके चलते हैं वो है चाइना टाउन, जिसको काफी इलैबोरेटली डिस्कस करते हैं कि कैसा स्क्रीन प्ले होना चाहिए। और सिड फील्ड का एक पॉपुलर वो है थॉट प्रोसेस था जहां पे ये बोलते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ट्विस्ट आना चाहिए। तो किसी ने उस ट्विस्ट को 5 मिनट्स, किसी ने 16 मिनट्स, किसी ने 27 मिनट बोला कि हर 27 मिनट पे एक ट्विस्ट आना चाहिए। तो डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, 2-3 बार पढ़ी है हालांकि, पर बहुत पहले पढ़ी थी सिड फील्ड की स्क्रीन प्ले राइटिंग और दोबारा पढ़ने का फिर उसके बाद मौका नहीं मिला पिछले 4-5 सालों में। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कितने टाइम पे उन्होंने बोला था कि ट्विस्ट आना चाहिए, बट कई राइटर्स का ऐसा मानना था, कई थियोरिटिशियंस, कई थिंकर्स का ऐसा मानना था, क्रिटिक्स का ऐसा मानना था कि इससे आपका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही फॉर्मुलाइक हो जाएगा कि आप फोर्सफुली कोशिश करते हो कि आपका जो स्क्रीन प्ले है उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। सो वो सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स मानते हैं कि स्क्रीन प्ले को हर एक स्ट्रक्चर से फ्री होना चाहिए, हर एक फॉर्मूले से फ्री होना चाहिए। मेरी भी ऐसी थिंकिंग थी, पर अब मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। जब मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को, राइटर्स के स्क्रीन प्ले खुद से एनालाइज किए तो मुझे समझ में आया कि उनका भी एक फॉर्मूला है। वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कैसे यूज करते हैं मुझे नहीं पता, पर मोस्टली मुझे लगता है सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे राइटर्स हैं वो एक ही स्टोरी को बार बार अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके से पेश करते रहते हैं। और ये मैं एक व्लॉग में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि कई बार राइटर्स, डायरेक्टर्स एक ही स्टोरी को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। अगर वो स्टोरी एक बार वर्क कर चुकी है तो वही स्टोरी बार बार ऑडियंस को दिखाते हैं अलग अलग परिवेश में, और वो स्टोरी हमेशा वर्क करती है। तो ये होता है सबकॉन्शियसली। पर जो मेन पर्पस है किसी भी फिल्म को बनाने का या फिल्म को दिखाने का, वो ऑफ कोर्स ऑडियंस को दिखाने के लिए आप बना रहे हो, खुद के लिए पिक्चर नहीं बना रहे हो, आपको लोगों को दिखाना है। तो वो पिक्चर इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़े, थोड़ा सा आर्टिफिशियल जाना पड़े, देन दैट्स कंप्लीटली फाइन, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी आप किताब पढ़ें और अपने हिसाब से जज करें कि आपको क्या लगता है कैसे होने चाहिए। जॉन ट्रूबी की द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी, 22 स्टेप्स टू बिकम अ मास्टर स्टोरी टेलर, ये किताब मैंने पढ़ी थी जब मैंने एक फिल्म देखी थी जॉन ट्रूबी के ऊपर, और मुझे पता चला था कितने इंटरेस्टिंग आदमी हैं ये। तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री थी या फिल्म थी, कोई तो पढ़ी थी मैंने, और उसके बाद देखी थी, सॉरी पढ़ी नहीं थी, और उसके बाद मैंने किताब पढ़ना शुरू किया था। और इसमें भी हालांकि कुछ अलग नहीं है, जो बाकी किताबों में है वैसा ही है, बट अगेन अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अलग तरीके से इन्होंने अपने 22 स्टेप बताए हैं जो एक अच्छे स्टोरी टेलर को होना चाहिए और ये चीजें यूज करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें इस किताब के अंदर हैं। तो ये भी किताब बहुत ही सिंपल किताब है और इसमें भी अलग अलग फिल्मों के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इट्स अ गुड बुक, मतलब कि बहुत सारे स्टोरीज को इन्होंने
अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पॉइंटर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो मुझे लगता है अगर बाकी किताब आपने पढ़ी है, इस किताब को भी पढ़ेंगे तो कोई बहुत नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, पर आप रिग्रेट भी नहीं करोगे कि मैंने किताब पढ़ी। बर्ड बाय बर्ड एंड लेमोट। अच्छा, ये जो किताब है सम इंस्ट्रक्शंस ऑन राइटिंग एंड लाइफ, ये किताब आप फिक्शन राइटिंग में हो या किसी भी राइटिंग में हो, ये किताब आपको रिकमेंड की जाती है। एन लेमोट ने ये किताब राइटिंग के ऊपर लिखी थी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे थे। दिस इज नॉट अ बुक विच इज अबाउट स्क्रीन प्ले राइटिंग। इसका स्क्रीन प्ले राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एन लेमोट बहुत अच्छी राइटर थी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये किताब उन्होंने लिखी थी ये बताने के लिए कि एक राइटर को क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है किताब लिखने के लिए, और कैसे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये किताब इसलिए बहुत अच्छी है। हर एक राइटर जब भी कोई राइटर बनना चाहता है, तो वो कोई भी राइटर हो, हर न्यूबी राइटर को यही किताब रिकमेंड करता है। जो बर्ड बाय बर्ड है, इसका मतलब ये है कि कई बार जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं तो हम बहुत आगे तक सोचने लग जाते हैं। इतना तो सोच लेते हैं कि हम लिख ही नहीं पाते, कि राइटर्स ब्लॉक आ जाता है। तो एन लेमोट का कहना था कि बर्ड बाय बर्ड मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए, एक एक शब्द आगे बढ़ने से ही आप बढ़ते रहो। मतलब ये इतना ज्यादा सोचो मत। इफ यू आर जस्ट मूविंग वन वर्ड अहेड इन राइटिंग, दैट इज मोर देन इनफ। तो जब आप कुछ लिखो तो थोड़ा थोड़ा ही कॉन्सेंट्रेट करके लिखो, थोड़ा से आगे पे ही कॉन्सेंट्रेट करके लिखो। तो जैसे बर्ड होती है, एक एक दाना करके खाती है, नहीं कि पूरा भगोना जो होता है दाने का पूरे मुंह में डाल लेती है, पूरा खाना एक साथ खा लेती है। एक एक कौर करके हम भी रोटी खाते हैं तो एक एक कौर करके खाते हैं ना। तो कहने मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेड वे में जब आप लिखते हो तो ही आप अच्छे से लिख पाओगे, वही मोटिवेशन है। अगर आप सब कुछ परफेक्ट करना चाहो पहले ही अपने दिमाग के अंदर, कि मैं पहले दिमाग के अंदर सब कुछ परफेक्ट कर लूं फिर मैं लिखना शुरू करूंगा, मेरे पास पूरी स्टोरी होनी चाहिए शुरुआत से लेकर एंड तक, तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो किताब है। तो इस किताब में आपको एज अ राइटर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि जिन परिस्थितियों से, प्रॉब्लम से, मेंटल ब्लॉकेजेस से आप गुजर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। लोग पहले भी गुजर चुके हैं और इससे ज्यादा बुरे हालातों से गुजर चुके हैं। जैसे आज तो आपके लिए अच्छा है कि आपके पास लैपटॉप है जिस पे आप लिख सकते हो। पहले तो आपको टाइपराइटर भी लिखना पड़ता था, या फिर जो कि और डिफिकल्ट होता था, और उससे पहले लोग पेपर पे लिखते थे और उसे पब्लिकेशन करना भी उसका बहुत मुश्किल होता था। आज तो चीजें बड़ी इजी है, किंडल पे जाओ पब्लिश कर दो किताबें, पहले पब्लिकेशन बहुत मुश्किल होता था। ये किताब इसलिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जोसेफ कैम्बेल की किताब आती है हीरोज जर्नी, जो कि जिसमें फिल्म के रेफरेंसेस तो है ही, साथ में साइकोलॉजी के काफी रेफरेंसेस हैं। और जोसेफ कैम्बेल ने बेसिकली बहुत सारी रिसर्च की थी, हालांकि इसके बारे में लैबोरेटरी आपको बताऊंगा, पर कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसमें। जोसेफ कैम्बेल की ये बायोग्राफिकल किताब भी है और बेसिकली इनका रिसर्च मटेरियल है। तो जोसेफ कैम्बेल ने काफी साल रिसर्च करने के बाद जितने भी हीरोज हैं दुनिया के, इवन जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, रिलीजियस कैरेक्टर हैं, जैसे कि राम है, जीसस हैं, जय श्री राम, और जीसस साहब हैं, या फिर मोहम्मद साहब हैं, या फिर जितने भी हीरोज हैं हमारे कल्चर में, इवन जो फिल्मों में है, जो स्टोरीज में है, उन सब पे रिसर्च करी। और रिसर्च करने के बाद उनको एक पैटर्न दिखाई दिया, उनको एक पैटर्न ये दिखाई दिया कि इन सारे हीरोज की लाइफ में एक कुछ स्टेजेस आती हैं जो सबकी लाइफ में आती ही आती हैं। तो उन स्टेजेस को उन्होंने इस किताब में मेंशन किया है कि ये स्टेजेस हर हीरो की लाइफ में आती हैं और इस तरह हीरो की जर्नी होनी चाहिए। और ये किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकस जैसे फिल्म मेकर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, उन्होंने अपनी फिल्म बनाई। और कहते हैं कि जॉर्ज लुकस ने जो स्टार वॉर्स का पूरा स्टोरी लिखा था वो किताब पढ़ने के बाद ही लिखा था, और वो पिक्चर सबको पता है कितनी ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल बुक, दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट स्क्रीन प्ले राइटिंग, दिस इज अबाउट स्टोरी स्ट्रक्चर एंड हाउ अ कैरेक्टर्स जर्नी हैज़ टू हैपन along with द पर्सनल थॉट्स प्रोसेस ऑफ जोसेफ कैम्बेल। बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक है, 1940s में रिलीज हुई थी। उसके बाद से जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो इस किताब को पढ़ते ही पढ़ते हैं। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल किताब है कि इस किताब को इस वक्त स्टोरी राइटर्स के दिमाग से निकालना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किताब है और उसकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं लोगों की राइटिंग में आ ही जाती है। और अलग अलग तरीकों से अलग अलग राइटर्स ने अपने हिसाब से अपनी अपनी किताबों में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये जो फॉर्मूला है हीरो जर्नी का वो वर्क करता है। तो मस्ट रीड किताब है।
स्टीफन किंग ऑन राइटिंग। ये किताब मैंने इसलिए चूज करी है क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। स्टीफन किंग इज वन ऑफ दोज राइटर्स जिनकी किताबों पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्में बनी हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, बहुत कम किताबें पढ़ी मैंने इनकी, पर मैं फैन बहुत बड़ा हूँ इनका, क्योंकि इनकी जो स्पीचेस हैं जो इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, और मतलब कमाल का मोटिवेशनल, अगर राइटिंग में मोटिवेट होना है आपको तो आप स्टीफन किंग की स्पीचेस सुनो जो कि इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। और इस किताब में भी इन्होंने लिखा है कि किस तरह इन्होंने लिखना शुरू किया, कौन कौन से स्ट्रगल फेस किए, मतलब किस तरह से अपनी पहली किताब लिखी, फिर उसको डस्टबिन में फेंक दिया, और उसके बाद उनकी वाइफ ने वो किताब पढ़ी, डस्टबिन से निकाल के कहा कि तुम इसे कंप्लीट करो, फिर उसको उन्होंने भेजी और वो सक्सेसफुल हो गई किताब पब्लिश होने के बाद, और उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो प्रोफेशनल राइटर बन गए। और स्टीफन किंग का एक बहुत बढ़िया रूटीन है जिसमें वो, जो बहुत फेमस है, जिसमें वो कहते हैं कि वो हर रोज 2000 वर्ड लिखते हैं एंड दैट इज हिज जॉब फॉर एवरी डे। और इतना करके वो बाकी कुछ काम करने लग जाते हैं, बस इतना ही करते हैं एंड विद इन 90 days ही गेट्स हिज बुक रेडी। सो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो यूज करना चाहिए। सो स्टीफन किंग की किताब भी बहुत मोटिवेट करती है राइटिंग के ऊपर, ये कैसे राइटर बनना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, माइंडसेट कैसा रखना है। और एक और चीज इससे समझ में आती है, जैसे बहुत सारे लोग आपको गलत थिंकिंग देते हैं कि आपको ना इंस्पिरेशन का इंतजार करना चाहिए, क्रिएटिविटी अपने अंदर से आती है, किसी रात को कुछ होगा आपके अंदर और आप राइटर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग इज अ मैटर ऑफ अ डिसिप्लिन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन टू राइट एवरी डे एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन परसिस्टेंस बीट्स टैलेंट एनी डे। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप रोज लिखते हो और आप परसिस्टेंटली लिख रहे हो, तो कितना भी टैलेंटेड आदमी होगा वो आपके सामने झुक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए। तो रीड दिस बुक, सेव द कैट ब्लेक स्नाइडर की बुक है, और इसमें इन्होंने लिखा है द लास्ट बुक ऑन स्क्रीन राइटिंग दैट यू विल एवर नीड। दिस इज दो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स and a lot of people ask me questions on this book, but this is my least favorite book. Again, इससे अपना परसेप्शन नहीं बनाना कि मेरे को अच्छी नहीं लगती तो आपको भी अच्छी लगती। मुझे लगता है ये किताब जो है बहुत ही ज्यादा फॉर्मूलेइक है। और उसके अलावा मुझे एक और चीज लगती है इस किताब में प्रॉब्लम, जो ये है कि रैंडमली ब्लेक स्नाइडर ने कोई 50 फिल्म्स चूज की थी और उस पे बार बार रिसर्च करके, एनालाइज करके, देख के उसने बीट शीट बनाई थी कि ये बीट शीट पे अगर आप अपना कहानी लिखते जाओगे तो आपकी पूरी स्टोरी रेडी हो जाएगी। मुझे लगता है कि फॉर्मूला एक हद तक यूज करना चाहिए, पर इस लेवल पे कि 15 पॉइंटर्स आपने बना दिए हैं जिस पे अगर आप लिखोगे तो स्टोरी बन जाएगी ना। विद दिस मेथड एवरी स्टोरी विल टर्न आउट टू बी सेम। He also hasn't written huge blockbusters. इनकी फिल्में हिट हुई हैं पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने नहीं लिखी है, बहुत मेमोरेबल फिल्में इन्होंने नहीं लिखी ब्लेक स्नाइडर ने। बट उसके बावजूद बिकॉज हम लोग सब शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, तो इसलिए स्क्रीन राइटिंग की वर्ल्ड में जो नोविस होते हैं, जो शुरुआत करने वाले होते हैं, वो इस किताब को बाइबल मानते हैं, क्योंकि उनको एकदम से एक ऐसी चीज मिल जाती है, एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाता है जिससे उनको होप दिखने लगती है कि वो अपना स्क्रीन पे लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, बट इसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब कि शुरुआत के दिनों में जब आप राइटर बनना चाहते हैं, आपको अपना स्क्रीन प्ले पहला लिखना है, कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपने अपना पहला स्क्रीन प्ले लिख लिया है, तब आप इस किताब का इस्तेमाल करिए, वरना बहुत ज्यादा इस किताब को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ गुड रीड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च मटेरियल इन दिस, और जो पिक्चर इन्होंने देखी थी उसके बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, केस स्टडीज हैं। पर उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर लाइकिंग दिस बुक व्हेन आई रेड इट फर्स्ट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। मैंने कॉलेज के टाइम ही शायद ये किताब पढ़ी थी, और उसके बाद कई लोगों ने मुझे वापस ये किताब रिकमेंड की तो मैंने दोबारा पढ़ी। और इसकी एक और किताब भी आई थी, सेव द कैट अगेन करके, ऐसे कुछ नाम था, सेकंड पार्ट था, जिसमें इन्होंने कुछ, क्योंकि किताब बहुत हिट हो गई थी हॉलीवुड सर्किट में, तो उसमें उन्होंने कुछ राइटर्स हायर किए थे और उन्होंने फिर रिसर्च करके वो किताब लिखी थी जिसमें ब्लेक स्नाइडर के अपने इनपुट्स थे। सो दैट्स द बुक सेव द कैट। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए इसको। एक किताब जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और जिसने सब कुछ शुरुआत की है, और खासतौर पे 3 एक्ट स्ट्रक्चर की शुरुआत की है, वो है एरिस्टोटल की द पोएटिक्स। ये किताब इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द स्क्रीन पे राइटिंग दैट इज हैपनिंग। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले बहुत सारी किताबें राइटिंग में नहीं लिखी गई है, बहुत सारे फिलोसफर ने राइटिंग पे बहुत कुछ लिखा है, बट एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है वो ऐसा माना जाता है कि वो फाउंडेशन है किसी भी अच्छी स्टोरी राइटिंग की। इसमें हालांकि पोएटिक्स की बात है,
बट इसमें बताया गया कि कैसे एरिस्टोटल अपने प्लेज लिखते थे, कैसे स्टोरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर का फंडा है वो बेसिकली यहीं से निकल के आया था कि कैसे एक बिगिनिंग, एक मिडिल और एक एंड होना चाहिए किसी भी स्टोरी के अंदर। और बेसिकली वो इसलिए भी निकल के आया था क्योंकि शुरुआत के दिनों में जो प्लेज होते थे उसमें पीछे बैकग्राउंड और कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ती थी, और वहाँ पे तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, तो वहाँ पे पर्दा लगाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आई थी कि बिगिनिंग होता था जहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते थे, फिर पर्दा लगता था, तब तक लोग बात करते थे और पीछे बैकग्राउंड चेंज करते थे, वो कपड़े चेंज करते थे, फिर एक मिडिल पोर्शन आता था, फिर से एक इंटरवल होता था, और फिर उसके अलावा क्लाइमैक्स होता था। तो 3 स्ट्रक्चर में पहले प्लेस दिखाए जाते थे। ऐसा मैंने किसी एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि ऐसा होता था। अगेन ये ओपिनियन है, ये इतनी पुरानी किताब है कि इसकी वैलिडिटी की क्यों लिखी गई थी, क्या थॉट प्रोसेस था, वो नहीं पता है हाल। और इसके बहुत सारे वर्जन्स भी अवेलेबल है। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो अलग अलग ऑथर्स के वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें अलग अलग थिंकिंग है। जैसा कि हर एक पुरानी किताब पे होता है कि हर ऑथर अपनी थिंकिंग देता है, तो इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो अलग अलग ऑथर्स ने अपने हिसाब से किया है। तो मैंने एक ही 2 ऑथर्स के पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़े हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है कि क्या क्या था इसमें। हालांकि बहुत ही छोटी किताब है ये, 50-60 पेज की है। कुछ कुछ वर्जन 100 पेज के, 100 पेज से ऊपर भी है। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग नाम की जो वेबसाइट है, अगर आप उसमें जाओगे तो आपको ईजिली ये किताब अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसमें अलग अलग वर्जन में आपको मिल जाएगी। दिस बुक इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप एरिस्टोटल द पोएटिक्स PDF डालो, फ्री डाउनलोड डालो, ये सब लिख के डालोगे तो आपको किताब ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको इस पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हो तो अमेजन में जाके कर सकते हो, जिसके पास भी पैसे जाए उसका भला हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू बुक्स विच आई रिकमेंड दैट यू मस्ट गो थ्रू। और अगर आप इनको पढ़ते हो तो इसके अलावा आपको और कोई किताब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 10 किताबें अगर आप पढ़ लेते हो तो यू विल बी इनफ मोटिवेटेड टू बिकम अ राइटर, यू विल हैव इनफ नॉलेज टू राइट अ स्टोरी, यू विल हैव इनफ नॉलेज टू राइट अ स्क्रीन प्ले, मोर देन इनफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।